हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, कैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 16 इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स बताएंगे जो हमारे न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे जो डिस्कशन के पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि अगर हम एक्सपोर्ट के लिए कंपनी बनाते हैं तो कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं और एक्सपोर्ट में कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं एंड रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हम प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में और मार्केट सिलेक्शन के बारे में। इन दोनों टॉपिक में हम पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी स्टेप हैं, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट कैसे रिसर्च की जाती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए और कैसे प्रमोशन करना चाहिए। फिर इसी के साथ में आता है लॉजिस्टिक, सीएचए का क्या पार्ट होता है, सीएचए क्या क्या करके देता है, लॉजिस्टिक हमारा कैसा होना चाहिए। इसी के साथ में हमारा प्रिंटिंग एक डिपार्ट आता है। प्रिंटिंग डिपार्ट को मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिंटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे प्रिंटिंग करानी चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कैसे बने। तो दोस्तों, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है आज का इस वीडियो का। तो हमारे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है और नए एक्सपोर्टर को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बायर के साथ कैसे बात करें, या बायर का डाटा कैसे चेक करें, या बायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें, या बायर के साथ कैसे कन्वर्सेशन होना चाहिए, बायर के साथ किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए डिस्कशन में, या बायर के साथ किन किन चीजों को हमें डिस्कशन में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि हम आपको अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हैं तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंपनी, किस टाइप की कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, या कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद किन किन कंप्लायंस को हैंडल करना पड़ता है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम आपको डिटेल के साथ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं कि आप किस टाइप का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या मर्चेंट बनना चाहते हैं, और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है और आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग क्या क्या है। उसी के बाद आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप आइडेंटिफाई करें एक्सपोर्ट की मार्केट को, रिसर्च करें और सेलेक्ट करें टारगेट मार्केट को कि कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, ज्यादा ग्रोथ है और ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहले आप इन चीजों को अपने माइंड में अपने आप को रेडी कर लें। इसके बाद आप एक कंपनी को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएं। आप अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म कर सकते हैं, या फिर एलएलपी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। फिर आता है रजिस्टर योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करना होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि
कि जब भी आप अपने कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करें तो कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए और काफी अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इससे बायर पे काफी असर पड़ता है। फिर इसके बाद आता है टैक्स रजिस्ट्रेशन। टैक्स रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड या LLP या सोल प्रोप्राइटरशिप या OPC, तो इन सारी कंपनी के अपने अपने कॉम्प्लायंस हैं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। बट एज ए एक्सपोर्टर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको GST लेना पड़ेगा, पैन नंबर और टेन नंबर लेना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर के लिए मैंडेटरी होते हैं, जैसे IEC हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, फिर RCMC हो गया, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आप जिस भी फील्ड में जिस भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर हो या केमिकल हो या कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट हो या कपड़े का प्रोडक्ट हो, उसके लिए आपको RCMC मैंडेटरी लेनी पड़ेगी। फिर आपको फसाई लेनी पड़ेगी अगर आपका फूड ग्रेड प्रोडक्ट है। इसी के साथ ही आपको कुछ प्रोडक्ट के लिए ISO लेना पड़ेगा और हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप गल्फ कंट्री में मीट है या फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और बहुत सारी कंट्रीज में ISO या फिर कोई लैब की रिपोर्ट आपके लिए मैंडेटरी होती है, तो वो डिपेंड करती है कंट्री वाइज। फिर हमारा आता है जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो एक्सपोर्टर के लिए चैलेंजिंग होता है बैंकिंग एंड पेमेंट मेथड। आप कैसा अकाउंट खुलवाएं और किन किन चीजों का ध्यान रखें। आप सबसे पहले अपना एक्सपोर्ट का जो करंट अकाउंट है उसको अपने नियर बाई ब्रांच में खोलें, जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी हो और करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेलेबल हो और वो बैंक आपके नियर बाई हो और एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी हेल्प प्रोवाइड करता हो, तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ICI हो गया या HDFC हो गया और इसी तरीके से SBI भी हो गया। आप इन सब बैंक्स में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिर हमारा आता है एक्सपोर्ट में कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग होता है एक्सपोर्ट की कंप्लायंस को कंप्लीट करना, फुलफिल करना। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो CA होता है, आप एक चार्टर्ड अकाउंट अपने कंपनी के लिए रखते हैं, तो जब भी आप अपना CA रखें तो ऐसा CA रखें जिसको डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में अच्छी नॉलेज हो, अच्छे से जानता हो। तो आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल करने में या कोई कंप्लेंट्स आती है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। दोस्तों फिर इसके बाद आता है जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग। मार्केट रिसर्च और प्लानिंग का मतलब यह है कि आप जब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं, तो अपने आप को, अपनी कंपनी को और अपने आप को एक प्लान के थ्रू आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इन सब चीजों में ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट मार्केट आपके प्रोडक्ट की कहां पर है, कौन सी कंट्री है, वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या वहां पर कौन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसको आइडेंटिफाई करना है। और उस प्रोडक्ट का सोर्स ऑफ क्रॉप जहां पर पैदा होता है, जहां पर उसकी पैदावार होती है, उसके बारे में भी आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जब परचेज करें तो आपके लिए सारी चीजें इजी हो। फिर इसके बाद आता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। दोस्तों नए एक्सपोर्टर के लिए ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट्स होता है कि हम कैसे गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे और लॉजिस्टिक में क्या क्या इश्यूज आएंगे। तो दोस्तों शिपिंग एंड लॉजिस्टिक के बारे में आगे अभी हम इस वीडियो में डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे कस्टम क्लियरेंस कंपनी हायर करनी चाहिए, वो हमारे कौन कौन से काम करता है और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिटेल के साथ में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हम कंपनी एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड कर लेते हैं, सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, तो उसके बाद
हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है या इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें और उस प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, किन किन चीजों का अपने प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम डिटेल के साथ में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला आता है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल राइस की मार्केट गल्फ कंट्रीज है, यूएस है, यूके है, मखाना की यूएस कंट्री है। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट की रिसर्च करें कि किस कंट्री में आपके प्रोडक्ट की सबसे अच्छी और सबसे बेटर डिमांड है, फिर आप उसी कंट्री को टारगेट करें। फिर आता है प्रोडक्ट की वायबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेशनल मार्केट में उसकी यूनिक क्वालिटी हो या उसके कॉम्पिटिटिव प्राइस हो या ग्रोथ है, इन सब चीजों के बारे में आपके पास अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज जो मौके आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाईली बढ़ जाती है किसी कंट्री में, या किसी कंट्री में उस प्रोडक्ट की क्रॉपिंग ना के बराबर हुई है तो उसकी डिमांड उस कंट्री में बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा फोकस करना है, हमेशा इन चीजों पे ध्यान देना है कि किस प्रोडक्ट की किस कंट्री में ज्यादा डिमांड है। आप उसी कंट्री में उसको ज्यादा टारगेट करेंगे तो आपको बायर जल्दी मिलने के चांसेस हैं और आपका एक्सपोर्ट जल्दी होने के चांसेस हैं। फिर हमारा आता है क्वालिटी। दोस्तों आपका जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड ग्रेड का हो या हैंडीक्राफ्ट का हो या कपड़े का हो या कोई भी XYZ हो, तो आपको अपने क्वालिटी पर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड होता है या सर्टिफिकेशन होते हैं उनको मैच करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे ताकि बायर आपको इजिली मिल जाए। दोस्तों फिर इसके बाद आता है आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में हर कंट्री में कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है। तो आपको ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को हमेशा अपने माइंड पे रखना है, उसको फॉलो अप करना है और उसको ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आजकल ग्लोबल मार्केट में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, तो लोग अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप राइस है या स्पाइसेस हैं या कोई और प्रोडक्ट है, तो बायर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है आज की डेट में। तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर एग्रो फीड में है या किसी और प्रोडक्ट में है तो आप उस प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग फोकस करें और उसको बायर को प्रोवाइड करें। दोस्तों फिर इसके बाद आता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब है कि जो बायर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, वो अपने लिए तो प्रोडक्ट मंगाते नहीं हैं, वो अपने लोकल जो वहां पर रहते हैं लोग उनके लिए वो प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो उनके पास उसका रेफरेंस आता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अच्छाई है। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग अच्छी है या इस प्रोडक्ट को खाने में या इस प्रोडक्ट को पहनने में काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो बायर अपने इस प्रोडक्ट को दूसरे बायर को प्रेफर करता है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के टाइप होते हैं उनमें वेरिएबल, उनमें चेंजेस लाते रहना चाहिए और चेंजेस के साथ में उनमें बदलाव करते रहना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है यूटिलाइज एक्सपर्टीज। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट रियल में कहां पर इसकी पैदावार होती है, इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, कितनी वैरायटी बेटर हैं या कितनी वैरायटी खराब हैं, या इस प्रोडक्ट को किस कंट्री में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा डिमांड होती है। तो इन सब चीजों को आपको अपने अंदर डीप नॉलेज रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी। दोस्तों फिर इसके बाद आता है कंसिडर वैरायटी। इसका मतलब है कि दोस्तों आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करें, कोई ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपने माइंड को सेट करें, अपने आप को रेडी करें जिस प्रोडक्ट के कई टाइप हो, कई वैरायटी हो। फॉर एग्जांपल राइस है, नॉन बासमती भी जाता है, बासमती भी जाता है, फिर
उसके बाद उसमें रॉ भी जाता है, स्टीम भी जाता है, फिर उसके बाद उसमें परबॉइल्ड भी जाता है। तो इस तरीके से, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी बहुत सारी टाइप हैं या बहुत सारी वैरायटी हैं। तो हमेशा आप अगर बायर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसकी टाइप ऑफ वैरायटीज काफी ज्यादा हो। दोस्तों फिर इसके बाद आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चीज ऐड करके आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा डिफरेंटिव या ज्यादा अट्रैक्टिव या ज्यादा एक्सपेंसिव बना सकते हैं, ताकि आप बायर को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे करके अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप मखाना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मखाना को प्रोसेस करके आप उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें या कोई और चीज उसमें ऐड करके, हनी ऐड करके उसकी अच्छे से पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके आप उसको फिर बायर के सामने पेश करें, तो बायर इससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा और जल्दी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर इसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स का मतलब दोस्तों होता है कि कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट हो जो अभी तो उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है या अभी उसके बारे में ज्यादा क्वायरीज नहीं आ रही हैं या ज्यादा मार्केट में उसकी पहुंच नहीं है, बट इन फ्यूचर उस प्रोडक्ट के बारे में या उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा उसकी डिमांड होने वाली है। तो आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट को भी चूज कर सकते हैं जिसकी फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है या काफी ज्यादा डिमांड होना चालू हो गई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट सिलेक्शन। हम प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट सेलेक्ट करना। हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी मार्केट हमारे लिए सबसे बेटर रहेगी और मार्केट कैसे सेलेक्ट की जाए, किन किन चीजों का मार्केट सेलेक्ट करने में हमें फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला आता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले उस कंट्री या उस रीजन या उस एरिया को आप टारगेट करें जहां पर आपके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है और वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आप ध्यान रखें, वहां की इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमिक कैसी है का मतलब है कि वहां पर इकोनॉमिक स्टेबल है या वॉर चल रही है या कोई इश्यूज ज्यादा होते हैं या वहां पर नॉर्मल लोग सरवाइव कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन साइज। दोस्तों आप पॉपुलेशन साइज का मतलब ये है कि वहां की आबादी कितनी है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब होता है कि अभी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की ग्रोथ 10% है, बट इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ 50% या 80% या इससे ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो जब आप मार्केट को, किसी भी कंट्री को आइडेंटिफाई करें तो उनमें इन चीजों का खास करके ध्यान रखें कि उस कंट्री में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, वहां की इकोनॉमिक कैसी है, पॉपुलेशन कैसा है और आपके प्रोडक्ट की क्या ग्रोथ हो सकती है या करंट में क्या ग्रोथ है। दोस्तों फिर इसके बाद आता है एनालाइज मार्केट ट्रेंड। आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करें कि आपका प्रोडक्ट जो है इसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसको कैसे लिया जा रहा है या इसका कंजम्पशन कैसा है इंटरनेशनल मार्केट में, और कंज्यूमर इनमें क्या क्या चीज की चेंजेस चाहता है या क्या क्या चीज इनमें ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रो कमोडिटीज में ही, खाने की प्रोडक्ट में बहुत सारी कंट्री आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि वो क्वालिटी के वजह से या पैकेजिंग की वजह से या किसी और वजह से उसमें इश्यूज होता है। तो आपको मार्केट को, जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं वहां की मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंजम्पशन चल रहा है, उस पे फोकस करना है। दोस्तों फिर इसके बाद आता है अंडरस्टैंड कल्चर डिफरेंसेस। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हर कंट्री में कल्चर डिफरेंस होते हैं, लैंग्वेज का इशू होता है, बिहेवियर का भी इश्यूज होता है और इसका इम्पैक्ट जो होता है आपकी मार्केटिंग प्लानिंग पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो मार्केटिंग प्लानिंग पर इसका असर पड़ता है तो वही असर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी अरब कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बायर के साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप अपनी लैंग्वेज में उससे डील कर रहे हैं और वो अपनी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा है, तो दोनों के बीच में
लैंग्वेज एरर आ गया, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसी मार्केट को चूज करना है जहां पर आपके लैंग्वेज या कल्चर ये सारी चीजें मिलती जुलती हो। दोस्तों फिर इसके बाद आता है मार्केट साइज एंड ग्रोथ। दोस्तों मार्केट साइज एंड ग्रोथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को किसी कंट्री में टारगेट करते हैं या किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपके प्रोडक्ट की वहां पर क्या ग्रोथ है या आपके प्रोडक्ट की क्या मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है या कितना लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुआ है, तो इससे आपको उस कंट्री की मार्केट के साइज के बारे में पता चल जाएगा और उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप बायर को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद आता है टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज रखते हैं। अब आपने अपनी एक किसी स्पेसिफिक कंट्री को सेलेक्ट कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया है और वहां पर आपके प्रोडक्ट की काफी डिमांड है, तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी के साथ में या अच्छे पैकेजिंग के साथ में उस कंट्री में डाल सकते हैं, उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट पे पूरी रिसर्च कर रखी है और आपने एक कंट्री को शॉर्टलिस्ट कर रखा है और आपको अपने प्रोडक्ट पे फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का एडवांटेज ले सकते हैं और उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर हमारा आता है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। दोस्तों ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं। तो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस कंट्री में भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे एक नेटवर्क सेटअप बनाएं थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू एड्स के थ्रू। वहां के इंपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करें, नॉलेज दें। डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े बड़े होते हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करें और जो बहुत सारी एसोसिएट इंडस्ट्री होती हैं उनको अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में बताएं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे डिस्कस करें और उनसे डील करें। बट किसी भी वे पर, स्टार्टिंग से एंड तक के किसी भी वे पर, चाहे आपका बिजनेस कंप्लीट हो चाहे एक्सपोर्ट ना हो, बट उसके साथ रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ और अच्छे बना करके रखें, ताकि आप किसी भी कंट्री की मार्केट में एंट्री करें तो आपके लिए इन फ्यूचर या करंट टाइम पर कोई दिक्कत ना हो और आपको कभी भी इन इंपोर्टर्स या डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएशन कंपनी में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो होपफुली वो आपको ही अप्रोच करेंगे। दोस्तों मार्केट सिलेक्शन के बारे में हमने इतना डिस्कस कर लिया है। मार्केट सिलेक्शन में 3 टॉपिक मैंने और ऐड किए हुए हैं, तो मार्केट सिलेक्शन और प्रोडक्ट सिलेक्शन में ये तीनों टॉपिक हमारे आते हैं, तो इन तीनों टॉपिक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लॉजिस्टिक। दोस्तों लॉजिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे वो एक्सपोर्ट में हो। डोमेस्टिक में हो तो वो भी आपके लिए चैलेंजिंग होता है और एक्सपोर्ट में है तो वो भी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक में ही आपको प्लान करना होता है आपका प्रोडक्ट कब निकलेगा, आपका प्रोडक्ट कब डिस्पैच होगा, कब पहुंचेगा, या आपकी शिपिंग मेथड क्या है, पैकेजिंग कैसे है और आपका किस शिपिंग लाइन के थ्रू मटेरियल जा रहा है या लोकल में किस स्टेट से मटेरियल कहां पर जा रहा है, किस पोर्ट पे जा रहा है। तो लॉजिस्टिक में ये सारी चीजें आती हैं। लॉजिस्टिक में अभी हम आगे चल करके इसी वीडियो में डीपली और डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिर आता है करेंसी फ्लक्चुएशन। दोस्तों करेंसी फ्लक्चुएशन का यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर करेंसी स्टेबल नहीं है या वहां पर डॉलर का रेट या वहां पर डॉलर मिलना इजी नहीं होता है या वहां पर बैंक उनको सपोर्ट नहीं करता है। तो आप ऐसी मार्केट या ऐसी कंट्री को सेलेक्ट करें जहां पर करेंसी से रिलेटेड इश्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे करेंसी के बहुत सारे इश्यूज हैं या बैंक के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप ऐसी कंट्री को अवॉइड करें, ऐसी कंट्री से दूर रहें जहां पर करेंसी स्टेबल ना हो या बहुत ज्यादा
फ्लैक्चुएट करती हो या वहां पर बैंकिंग के बहुत सारे इश्यूज हो। दोस्तों, मार्केट सिलेक्शन और प्रोडक्ट सिलेक्शन या कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो हमने ऊपर जितने भी टॉपिक पे बात की है, इनमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, वो है कंसल्टेंट। दोस्तों, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंसल्ट करें अपने एक्सपोर्ट के रिलेटेड या अपने बिजनेस के रिलेटेड किसी भी XYZ कंपनी के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं होता है। तो कंसल्टेंट फर्म जो होती है वो हमको उन सब चीजों के बारे में इजिली बताती हैं। हाँ, वो थोड़ा से पैसा चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है राइट इंफॉर्मेशन आप तक राइट समय पर राइट टाइम पर पहुंच जाए। तो आप अगर नए हैं तो किसी कंसल्ट जो ट्रेड के बारे में एक्सपर्टीज रखता हो, एक्सपर्ट हो, उससे मिल सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में उसको बता सकते हैं। वो भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कंपनी कंप्लेंट्स से रिलेटेड या एक्सपोर्ट में आने वाले इश्यूज से रिलेटेड वो आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दोस्तों, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल में कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में मार्केटिंग करना और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो आप मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे करते हैं या कैसे करना चाहिए, इस बारे में अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग ये होता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है या अलीबाबा है या कोई और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से आप अपने प्रोडक्ट को बायर तक रीच कर सकते हैं, बायर तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑडियंस जो है वहां तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है आप अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग से मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट जो है एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, या आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग है या उसका एक जो लोगो है वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो काफी अच्छा दिखने में होना चाहिए। और जब आप उसको टारगेट करें अपने ऑडियंस को इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो देखने में अट्रैक्टिव हो और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो वो काफी स्मूथ हो। फिर इसके बाद आता है ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन। दोस्तों, ट्रेड शो एंड एग्जीबिशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफी डीप और काफी डिटेल के साथ में चीजें शेयर की थी। यहाँ पर हम थोड़ी सी चीजें आपको बता रहे हैं। आप एग्जीबिशन को या इंटरनेशनल ट्रेड जो फेयर होते हैं आप उनको अटेंड करें और वहां पर अपने प्रोडक्ट को शोकेस करें, लोगों को दिखाएं। जो भी आपके प्रोडक्ट से इंटरेस्ट है या आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं उस एग्जीबिशन को आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है डिजिटल मार्केट में लोकलाइज्ड कंटेंट। लोकलाइज्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई प्रमोशन करते हैं या ऐड करते हैं या अपने प्रोडक्ट को की मार्केटिंग करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो लैंग्वेज है उस पे बहुत ही ध्यान रखना है। उसमें मैसेज है या इमेज है, इन सारी चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अरब कंट्रीज में कोई ऐड आप डाल रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं, तो आप प्रेफर करें कि अरबिक लैंग्वेज में हो और अरबिक कल्चर से मिलती जुलती मैसेजिंग हो, टेक्स्ट हो और अरबिक कल्चर से मिलती जुलती इमेज हो। तो इससे क्या होता है, वहां के ऑडियंस जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है हाईलाइट एक्सपोर्ट सक्सेस। दोस्तों, जब भी आपका कोई भी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कंप्लीट हो तो आप अपने सक्सेस स्टोरी या टेस्टिमोनियल्स या केस स्टडी या शोकेसिंग कि कैसे आपने इस चीज को कंप्लीट किया, कैसे कैसे आपने इनमें क्या क्या चीजें ऐड की, ये सारी चीजें आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हाईलाइट करते रहें और हाईलाइट करें अच्छे से। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। दोस्तों, इसके बाद आता है जियो टारगेटेड ऐड। इसका मतलब ये है
है कि जब आप सोशल मीडिया का यूज करें ऐड के लिए तो आप स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक रीजन या स्टेट को आप टारगेट करें अपने ऐड के थ्रू, अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के थ्रू। दोस्तों फिर इसके बाद आता है लैंग्वेज स्पेसिफिक ऐड। लैंग्वेज स्पेसिफिक ऐड भी सेम एज ए लोकलाइज कंटेंट की तरह ही होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब कभी मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें अपने प्रोडक्ट का, तो जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ के कल्चर है या वहाँ की लैंग्वेज है या वहाँ की इमेज है या मैसेजिंग टेक्स्ट है, उनका सही यूज करें, उनके अकॉर्डिंग करें। तो इससे बायर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और बायर जल्दी ही आपकी तरफ खींचता है, इंगेज होता है। दोस्तों फिर इसके बाद आता है B2B इंगेजमेंट। B2B इंगेजमेंट का मतलब यह है कि बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल Amazon है या फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है। इसके अलावा भी कंट्री वाइज उनके लोकल अपने B2B प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी आप रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस कंट्री में आप सोशल मीडिया के साथ साथ में और भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वहां पर पहुंचा सकते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद आता है ऑनलाइन नेटवर्किंग। ऑनलाइन नेटवर्किंग का भी सेम कंटेंट होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही होता है, बट इसमें यह होता है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं या फॉर्म्स होते हैं जो इसी खास प्रोडक्ट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो या राइस प्रोडक्ट हो, उसके ग्रुप होते हैं। तो आप उस ग्रुप को भी ऐड करके उसमें ऐड ऑन हो करके अपने प्रोडक्ट के बारे में डे टू डे या वीकली बेसिस पे आप उस ग्रुप में जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों फिर आता है प्रोडक्ट डेमोस और शोकेस। दोस्तों प्रोडक्ट डेमो का मतलब ये है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी वैरायटी आपने कोई नई लॉन्च की है या नई बनाई है, तो उसका आप एक वीडियो बनाएं या फोटो बनाएं और उसका स्पेसिफिकेशन लिखें। फॉर एग्जांपल उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या क्वालिटी है और किन किन चीजों में वो हेल्थी है या उसके क्या क्या नुकसान है, सारी चीजें आप लिख करके आप उसका एक डेमो वीडियो भी बना सकते हैं या उसका एक बुकलेट भी रेडी कर सकते हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद आता है इंगेजमेंट इन लोकल ट्रेंड्स। दोस्तों इंगेजमेंट इन लोकल ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उस कंट्री में वहां पर कब कब गवर्नमेंट के हॉलीडेज होते हैं या वहां पर कौन कौन सा कल्चर चलता है या वहां पर किस किस महीने में किस प्रोडक्ट की वैल्यू काफी डिमांड में रहती है या किस महीने में वो प्रोडक्ट की वहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इन सब चीजों का आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों फिर इसके बाद आता है मल्टी चैनल सपोर्ट। मल्टी चैनल सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा मेन वेपन होता है बायर के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए और मंथली बेसिस पर या जल्दी से जल्दी ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद दूसरा ऑर्डर लेने के लिए या कोई इश्यूज हो तो उसमें एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मल्टी चैनल सपोर्ट के थ्रू ही हम बायर के साथ ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बायर को, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करें हर तरीके से मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या मेल के थ्रू या फीडबैक फॉर्म के थ्रू या किसी और वे के थ्रू, मीन्स कि आप बायर को हर टाइप से, हर वे पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसके शिपमेंट से रिलेटेड या उसकी कोई भी नई इंक्वायरी है तो आप उसको मल्टीपल चैनल के थ्रू आप सपोर्ट और हेल्प और फीडबैक और इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों फिर इसके बाद आता है रिस्पॉन्स इन डिफरेंट टाइम जोन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्रीज से बहुत सारी कंट्रीज के टाइम जोन 6 घंटा, 12 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ शाम को 6 बजता है तो उनके यहाँ रात को 10 बज जाता है या हमारे यहाँ अलग टाइम होता है। तो आप जिस कंट्री को भी टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां के टाइम जोन से आप अपने आप को एडजस्ट करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करने की कोशिश करें ताकि जब बायर वहां से कोई
इंक्वायरी रेज करे तो आप ऑन टाइम आप उसको इन्फॉर्म कर सके और उसके साथ कनेक्ट हो सके। दोस्तों फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग और प्रमोशन में पेड सब्सक्रिप्शन फॉर एक्सपोर्ट। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल के साथ में डिस्कस किया था। आप हमारे लास्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। पेड सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। पेड सब्सक्रिप्शन जब आप उनसे ले लेते हैं तो वो आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड या तो बायर प्रोवाइड करते हैं या तो फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या तो कोई और टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सीएचए के भी आजकल पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, बायर के भी पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, बायर डाटा के भी पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने कंपनी की प्रमोशन और मार्केटिंग किसी थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग कंपनी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एक लीगल और जेन्युइन वे है। बहुत सारी कंपनी इस प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सीएचए या लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है, सीएचए कैसा होना चाहिए, लॉजिस्टिक कंपनी कैसी होनी चाहिए और सीएचए या फ्राइट फॉरवर्डर जो होते हैं वो क्या क्या काम करके देते हैं। तो दोस्तों अगर आप न्यू एक्सपोर्टर हैं तो आपको सीएचए कैसा चूज करना चाहिए, कैसा सीएचए आपके लिए बेटर होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सीएचए जो होता है कस्टम हाउस एजेंट होता है। उसके पास कस्टम से रिलेटेड सारे काम कराने के परमिट होते हैं, अथोराइज्ड होते हैं। कस्टम डॉक्यूमेंट्स जैसे हो गया, कस्टम डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपका सीएचए जो है लॉजिस्टिक कंपनी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको प्रेपर करते हैं, पेपर वर्क जो होते हैं उनको फिलअप करते हैं, उनको सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल शिपिंग बिल हो गया, इनवॉइस अटैचमेंट हो गया, पैकेजिंग लिस्ट की वेरिफिकेशन हो गया, बिल ऑफ लेडिंग का ड्राफ्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गया या फुमिगेशन हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो कस्टम हाउस एजेंट सीएचए जो होता है वो आपके फाइल करता है जब आप उसको अथोराइज्ड करते हैं। अब इसके साथ कस्टम क्लियरेंस जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कस्टम क्लियरेंस का मतलब ये होता है या कस्टम क्लियरेंस जो सीएचए करता है वो हमारे ही काम करता है, वो सारी चीजें करता है कस्टम से रिलेटेड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑर्डर में रखता है, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं कस्टम अथॉरिटी के साथ में उनको फुलफिल करता है। इसी के साथ में दोस्तों जो कस्टम हाउस एजेंट होता है सीएचए होता है वो टैरिफ और ड्यूटीज के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है। फॉर एग्जांपल किस प्रोडक्ट में क्या एक्सपोर्ट का टैरिफ है या क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी है या किस प्रोडक्ट में इंसेंटिव क्या है या किस प्रोडक्ट में क्या ड्यूटीज हैं या किस प्रोडक्ट को बैन किया गया है या किस प्रोडक्ट को किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सीएचए जो होता है टैरिफ एंड ड्यूटीज के बारे में सारी नॉलेज रखता है। तो जब हमको ड्रॉबैक ड्यूटी लेनी होती है या कोई और चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो सीए हमको हेल्प करता है। इसी के साथ में आता है कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। तो दोस्तों जो हमारा सीएचए होता है लॉजिस्टिक कंपनी होती है जिसको हम हायर करते हैं, अथोराइज्ड करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारी कंट्री में या जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म करता है या उसको कंप्लायंस को फुलफिल करता है, फाइल करता है, सबमिट करता है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है प्रोडक्ट प्रिपरेशन। प्रोडक्ट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोडक्ट को पैक करके सीएफएस में भेज दिया, एक्सपोर्ट के एरिया में भेज दिया, तो हमारा सीएचए उसको चेक करता है कि पैकेजिंग प्रॉपर है कि नहीं, गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होकर के आया है उसमें कोई इशू तो नहीं है, सेफ्टी मेजरमेंट सारी चीजें सही हैं, शिपिंग के रेगुलेशन जो है सारी चीजें सही हैं। तो हमारा सीएचए वो भी चेक करता है और तब जाकर के डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है ताकि कस्टम में रिजेक्शन के इश्यूज ना आए। फिर इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो हमारा सीएचए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी नॉलेज रखता है और हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट को जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हमने उसको सही से मेंटेन नहीं किया तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में रिजेक्ट हो सकता है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, रिजेक्शन से कैसे बचा जाए, तो हमारा सीएचए हमको इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर इसके बाद आता है लेबलिंग एंड मार्किंग। दोस्तों बहुत सारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लेबलिंग एंड मार्किंग मैंडेटरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट
कंप्लायंस होती है। तो हमारा सीएचए जब शिपिंग बिल फाइल करता है या हमारा प्रोडक्ट कस्टम में पहुंच जाता है तो उसको एक बार क्रॉस चेक करता है ताकि डेस्टिनेशन कंट्री में हमारा मटेरियल रिजेक्ट ना हो जाए। दोस्तों इसी के साथ में आता है फ्राइट फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हमारा सीएचए जो होता है बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी डोमेस्टिक के जैसे बाई ट्रक है, बाई रोड है, वो भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही बाई एयर है या बाई सी है, सारे फ्रेट वो हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा सीएचए या ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी हो जो हमको इन टू एंड सारी इंफॉर्मेशन, सारी फैसिलिटीज, ऑल टाइप सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोस्तों इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हम अपने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकते हैं। तो उसको भी फाइल करने में, सबमिट करने में हमारा सीएचए हमको सपोर्ट करता है, हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ड्रॉबैक ड्यूटी के लिए या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डीजीएफटी से लेने के लिए या एफटीए लेने के लिए हमारा सीएचए हमको हेल्प करता है। तो दोस्तों सीएचए और लॉजिस्टिक सपोर्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसा सीएचए या लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करें जो आपको सारी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में काफी अच्छा हो और स्मूथ वे पर आपके एक्सपोर्ट को हैंडल कर सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में, क्योंकि एक्सपोर्ट में प्रिंटिंग अपने बैग की या अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो प्रिंटिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेपर करें, लोड कैसे करना है, डिस्पैच कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान देना है लोडिंग और डिस्पैच के टाइम पर, एक्सपोर्ट करने के टाइम पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रिंटिंग आता है। प्रिंटिंग के लिए सबसे बेटर यह है कि आप ऐसे प्रिंटिंग कंपनी को हायर करें जो आपको इन टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप राइस में डील करते हैं तो राइस में डिफरेंट टाइप के बैग्स लगते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में लगते हैं, तो आप ऐसे प्रिंटिंग कंपनी को हायर करें, प्रिंटिंग कंपनी के साथ कम्युनिकेशन रखें जो सारे टाइप के बैग आपको प्रोवाइड करे एक जगह पर। इसी के साथ में आप ऐसे प्रिंटिंग कंपनी के साथ में कोऑर्डिनेट करें जो अच्छी क्वालिटी, जिसका मटेरियल एज पर एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड हो और जिसके कंप्लायंस मार्केट में बहुत कम हो, ऐसी कंपनी को आप हायर करें। आप ऐसी कंपनी के साथ में प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स फॉर लोडिंग एंड डिस्पैच। इसका मतलब ये है कि लोडिंग के टाइम पर या डिस्पैच करने के टाइम पर हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में या जहां पर लोडिंग होती है किन किन चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आता है क्वालिटी चेक। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लोडिंग करवाएं तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर लें कि आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं और शिपमेंट के लिए रेडी है कि नहीं। दोस्तों फिर इसके बाद आता है पैकिंग। पैकिंग का मतलब यह है कि लोडिंग से पहले आप अपने गुड्स को अच्छे से चेक कर लें कि उसकी पैकिंग जो है एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, ताकि ट्रांजिट टाइम पर जब शिपमेंट हो जाए तो ट्रैवल टाइम पर वो डैमेज ना हो जाए या खराब ना हो जाए। तो उसकी पैकेजिंग को इंश्योर कर लें, चेक कर लें। फिर उसके बाद आप लेबलिंग को चेक कर लें कि जो भी लेबल आपने मार्किंग लगाई हुई है या ब्रांडिंग की हुई है वो सारे सही शेप में या सही जगह पर हैं। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है वेट एंड क्वांटिटी वेरिफिकेशन। दोस्तों जब भी आप अपना गुड्स लोड करवाते हैं तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों वेरीफाई कर लें और इसको डबल चेक कर लें। फॉर एग्जांपल आप 24 मेट्रिक टन आपका नेट वेट है तो आपका ग्रोस वेट कितना होगा या आपका पर बैग या पर बॉक्स कितने केजी का है, तो आप उसकी क्वालिटी का वेरिफिकेशन अच्छे से कर लें ताकि बायर के साथ आपके रिलेशन मेंटेन रहे और लॉन्ग रिलेशन के साथ ही आप बायर के साथ लंबे टाइम तक बिजनेस कर सके। दोस्तों फिर इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अरेंज करना लोडिंग के लिए। तो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि आप अपने ट्रक को या रेल को या शिपिंग लाइन की शिप को या बाई एयर से अगर आपका मटेरियल जा रहा है तो आप उसका स्केड्यूल मेंटेन करें अपने लोडिंग और डिस्पैच के अकॉर्डिंग, ताकि आपका प्रोडक्ट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लोड हो जाए और सही टाइम पर सही जगह पर पहुंच जाए। दोस्तों
जब आप लोडिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो लोडिंग के टाइम पर कुछ चीजों का आप खास करके ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, लोडिंग एरिया एंड प्रिपरेशन। इसका मतलब यह है कि आप कहीं से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप ये देख लें कि उसकी लोडिंग कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, राइस का प्रोडक्ट है तो आप राइस मिल से अगर परचेज कर रहे हैं तो राइस मिल के आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा है, या कहीं धूल तो नहीं है, या बारिश में खुले में लोडिंग तो नहीं हो रही है। तो लोडिंग के जो एरिया है उनका अच्छे से ध्यान रखें। सेफ्टी मेजरमेंट। सेफ्टी मेजरमेंट का मतलब यह है कि आप ऐसी जगह पे अपने प्रोडक्ट को लोड करवा रहे हैं कि लोडिंग में आपको 4 घंटा या 10 घंटा भी लग सकता है, तो नियर बाई कोई ऐसा इशू तो नहीं क्रिएट हो सकता है कि आपके लोडिंग में दिक्कत आए। दोस्तों, जब आपकी लोडिंग हो जाती है तो आप केयरफुली हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को और लोडिंग को सिक्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका गुड्स लोड हो जाता है तो आप उसमें मार्किंग करते हैं या उसको अच्छे से पैक करते हैं, सील्ड करते हैं, ताकि डेस्टिनेशन तक कोई दिक्कत ना हो, इसी तरीके से मटेरियल को पहुंच जाए। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लेंट्स। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जब हम मटेरियल को लोड कर देते हैं या डिस्पैच कर देते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लॉजिस्टिक के या इनवॉइस के लगते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके ट्रक ड्राइवर या CHA को फॉरवर्ड कर दे दें, ताकि हमारा प्रोडक्ट कहीं पर भी लेट ना हो या किसी भी चीज में कोई इश्यू ना आए। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है पोस्ट डिस्पैच फॉलो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमने अपने प्रोडक्ट को लोड करके डिस्पैच कर दिया, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको ट्रैक करें कि प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंचा है, प्रोडक्ट अभी किस जगह पर पहुंचा है, कब तक पहुंचेगा, या डिस्पैच की कंफर्मेशन हमको हमारा ट्रक ड्राइवर या हमारी शिपिंग लाइन जो होती है, जो ट्रैकिंग नंबर होता है या कस्टम हाउस एजेंट होता है, वो हमको प्रोवाइड करें और उसको हम रिकॉर्ड करें, उसको हम ट्रैक करते रहें। इसके साथ ही हम बायर के साथ या लोकल में ट्रक ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखें। मीन्स कि हम उससे बातचीत करते रहें, डिस्कस करते रहें कि अभी प्रोडक्ट कहाँ पर पहुंचा है या कहाँ पहुंचने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ एड्रेसिंग इशू, ये भी एक इम्पोर्टेंट व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट टाइम पे कोई एक्सपोर्ट है तो आप अपने एक्सपोर्ट में लोडिंग करने में या डिस्पैच करने में या बायर के डेस्टिनेशन तक मटेरियल पहुंचने में कौन कौन से इश्यूज आए हैं, कौन कौन से इश्यूज क्रिएट हुए हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको उस पे वर्कआउट करके नेक्स्ट टाइम पे आप उन इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकम ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कैसे बना जाए, कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए हमने यहाँ पर 16 इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टिप्स लिखे हुए हैं जो हम आपको डिटेल के साथ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये न्यू एक्सपोर्टर के साथ में कॉमन सी चीजें हैं जो हर हाल में आती ही आती हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हम बायर के साथ डील करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और किन चीजों को नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन चीजों को बायर के साथ डीलिंग करते टाइम, बायर के साथ डिस्कशन के टाइम पे हमको करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला आता है ऑलवेज इन्फॉर्म टू बायर राइट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी न्यू बायर के साथ डिस्कस करें या मीटिंग करें या कम्युनिकेशन करें, तो आप उसको 100% राइट एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। दोस्तों, फिर आता है बायर का डाटा ट्रैक करें और चेक करें। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी बायर के साथ आप डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, तो उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें या बायर से आप पूछें कि आपसे पहले वो किस एक्सपोर्टर से इंपोर्ट करता था और आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी जाने कि उसकी पेमेंट टर्म कैसी है, फ्यूचर में, पास्ट में कैसी रही है और उसके लोकल मार्केट में उसका क्या रिकॉर्ड है। तो ये हमेशा बायर का डाटा आप जरूर चेक करें कोई भी डील होने से पहले। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है ऑलवेज इन्फॉर्म मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इसका मतलब ये है बायर को आप हमेशा प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और मार्केट ट्रेंड, जो अपने इंडिया का मार्केट ट्रेंड है कि कौन सा प्रोडक्ट कब हाई डिमांड पे होता है, कब महंगा होता है, कब सस्ता होता है, इसके बारे में बायर को इन्फॉर्म करते रहें ताकि बायर आपसे कन्विंस हो और बायर को सुटेबल रेट जब होता है वो आपसे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, फिर इसके बाद आता है बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करें, आप उस प्रोडक्ट पर 110% फुल्ली कॉन्फिडेंट हो। अपने प्रोडक्ट की A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बायर कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करके हमेशा रखें। दोस्तों फिर इसके बाद आता है बायर से बात कैसे करें। दोस्तों जब भी आप बायर से बात करें तो इंटरप्शन ना हो या हाई नॉइस ना हो, यानी हाई लाउडनेस ना हो। आप ऐसी जगह पे बात करें जहां पर बायर की पूरी बात आपको समझ में आ रही हो, ज्यादा आवाज ना आ रही हो, ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम ना चल रहा हो। फॉर एग्जांपल आप रोड पे बायर से ना बात करें या किसी मार्केट में बायर से बात ना करें, क्योंकि इससे बायर के ऊपर असर पड़ता है। बायर सोचता है कि ये हमको सीरियस नहीं ले रहा है, तो ये हमारे साथ बिजनेस क्या करेगा। तो जब भी आप बायर के साथ बात करें तो आप एक अच्छे स्पेस में और एक अच्छी जगह से बायर से बात करें। दोस्तों फिर हमारा आता है ऑलवेज गिव स्पेस टू द बायर एंड लिसन टू हिज रिक्वायरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, शो सम रिस्पेक्ट एंड गिव सोल्यूशन। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बायर जब अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है या अपनी इश्यूज को आपसे राइज कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को केयरफुली सुने, उसके प्रॉब्लम को केयरफुली सुने और कोशिश करें उसका सोल्यूशन देने के लिए। ये नहीं कि बायर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और आपके पास फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट नहीं है तो आप बोल दे कि नहीं भाई साहब हम ये चीज नहीं कर सकते। तो बायर को आप रिस्पेक्ट दें और कोशिश करें उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की। दोस्तों फिर इसके बाद आता है ऑलवेज शेयर योर कंपनी डिटेल्स, वेबसाइट, कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट इन गुड वे। दोस्तों इसका मतलब ये है जब भी आप बायर के साथ डिस्कस करें या कम्युनिकेट करें किसी भी वे पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या मेल के थ्रू या चैटिंग के थ्रू, तो आप अपनी कंपनी की डिटेल या अपने बारे में, अपनी वेबसाइट, अपना कैटलॉग एक अच्छे वे में प्रोवाइड करें, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। प्राइस लिस्ट हो या कोई भी चीज हो अच्छे से प्रेजेंट करें गुड वे में। दोस्तों फिर इसके बाद आता है प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। दोस्तों इसका मतलब ये होता है आपका किसी बायर के साथ निगोशिएशन चल रहा है या किसी के साथ में एक्सपोर्ट आपका हो गया है बट मटेरियल आपका रीच ऑन द वे है या पहुंच गया है, तो बायर के साथ आप फॉलो अप करते रहें, उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें, उसके प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्म करते रहें। और अगर कोई इशू आता है तो आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश ना करें, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें या बायर से डिस्कस करें कि नेक्स्ट टाइम पे वी हैव टू मैनेज इट, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों फिर इसके बाद आता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बायर के साथ अपने रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग रखें कि एक शिपमेंट के बाद दूसरी शिपमेंट वो आपको किसी भी इशू के, किसी भी टेंशन के आपको दे दे, तो आप बायर के साथ अपने रिलेशन एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग रखें। दोस्तों ये हो गए हमारे बायर के साथ क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में। अब हम बात करेंगे बायर के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों से बायर हमसे दूर भागता है, बायर हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले आता है कि बायर के साथ जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें या अपनी कंपनी के बारे में, तो आप और स्मार्ट होकर के या ज्यादा चीजें उसको या रॉन्ग चीजें उसको इंट्रोड्यूस ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप न्यू एक्सपोर्टर हैं, ऑब्वियसली आप न्यू एक्सपोर्टर की तरह आप अपने आप को इन्फॉर्म करें। आप ये ना उसको शो करें कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हुए हैं या हम कर रहे हैं या हमारा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट चल रहा है, क्योंकि बायर बेवकूफ नहीं होता है, उसके पास सारा डाटा होता है। आजकल सारा डाटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलता है। तो आप बायर को अपने बारे में या अपने कंपनी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। दोस्तों फिर इसके बाद आता है डोंट टेक इट पर्सनली व्हेन डीलिंग विद बायर। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कभी कभी बायर रूडली हमसे बात करता है या कभी कभी वो हमारी इंफॉर्मेशन का या हमारी क्वेरी का रिप्लाई नहीं देता है या हमारी कॉल रिसीव नहीं करता है या हमको किसी और वे से हमारी डील को कैंसिल कर देता है। तो आप इसको पर्सनली ना लें, क्योंकि आप बायर के साथ रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है वो फर्स्ट टाइम पे
आपको ना दे, सेकंड टाइम पे आपके साथ डीलिंग कर ले, तो आप इसको कभी भी पर्सनली ना लें। कभी कभी बायर बहुत ही रूड वे पे या बहुत ही अब्यूजिंग वे पे भी बातचीत करते हैं, तो आप उसको पर्सनली ना लें। पर्सनली लेने से मतलब यह है कि आप उससे फिर रूड होकर के उस बायर को ब्लॉक कर दें या ब्लैक लिस्ट में डाल दें, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है, ह्यूमन एरर है, इंसान के हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपके साथ डील कर सकता है। दोस्तों फिर इसके बाद आता है डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। इसका मतलब होता है कि बायर के साथ आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आपसे इंपोर्ट करना चाहता है, जैसे आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वैसे ही बायर के पास भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो आप उसको ओवर स्मार्ट या ओवर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। दोस्तों फिर इसके बाद आता है डोंट टॉक इन ए रूड एंड हार्श मैनर व्हाइल कम्युनिकेटिंग। दोस्तों ये सबसे जहर चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। जब भी आप बायर के साथ बात करें, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी हालत हो, आप बायर के साथ रूड होकर के या बहुत गर्म होकर के बात कभी भी ना करें। अदरवाइज बायर कभी भी आपके साथ डील करना तो दूर, कोई डिस्कस भी नहीं करेगा, कभी आपको इंक्वायरी भी नहीं देगा, और साथ में आपके कंपनी की रिपोर्टेशन और आपके रिपोर्टेशन को अपनी मार्केट में, अपनी कंट्री में वो फैला देगा। तो उस बायर के साथ साथ अदर बायर्स भी आपके हाथ से चले जाएंगे। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, बायर के साथ अच्छे वे पे प्यार से आप बात करें। दोस्तों फिर आता है डोंट डिले बायर्स रिस्पॉन्स। दोस्तों बायर्स के जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि बायर जब भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन मांग रहा है या कोई इंक्वायरी रेज करता है, तो आप कोशिश करें कि उसको जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें। या आप अगर छुट्टी पर हैं या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप बायर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वी विल अपडेट यू एज सुन एज पॉसिबल, वी विल रिवर्ट बैक टू यू शॉर्टली। इस तरीके से आप बायर को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बट बायर ने कोई मैसेज किया, कोई मेल किया, आपने उसका 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये अच्छा वे नहीं है, इससे बायर आपसे भागता है। दोस्तों फिर इसके बाद आता है डोंट यूज इलीगल वे। दोस्तों इलीगल वे से मतलब यही सिंपल है कि बायर के साथ हो या अपनी गवर्नमेंट के साथ हो, कोई भी ऐसा वे यूज ना करें जो कि इलीगल हो। हमारी गवर्नमेंट ने उसको इलीगल कहा हो। इलीगल से मतलब यहाँ पर यह भी है कि बायर के साथ अंडर इनवाइसिंग ना करें, या बायर से पेमेंट इलीगल वे पे ना मंगाएं, या बायर को इलीगल तरीके से क्या कहते हैं हरेस ना करें। दोस्तों फिर इसके बाद आता है डोंट ट्रस्ट इजली। दोस्तों ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। बायर पे आंख बंद करके कभी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। बायर कितना भी आप बोले कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे सगे हो या कोई भी हो, आपको इजली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको एज पर रूल फॉलो करने हैं, एज पर जो आपकी पेमेंट टर्म है उसको फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारे बायर इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी बैठे हुए हैं कि वो इतना कन्विंस करेंगे या इतना मीठी तरीके से बात करेंगे कि आपको ऐसा होगा, ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि ये सबसे अच्छा है, सबसे सच्चा है, और आप इसी आसानी से ट्रस्ट में नुकसान खा जाते हो। तो आप हमेशा कोशिश करो कि इजिली आप बायर पे ट्रस्ट ना करो। आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड को और उसके प्रीवियस डाटा को अच्छे से चेक कर लो और अच्छे से इंक्वायरी कर लो, तब जाकर के बायर पे ट्रस्ट करो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग था, बट इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है शायद ही किसी वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए कोई भी टॉपिक पे जो भी वीडियो लेकर के आते हैं उसमें A to Z स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, ताकि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सके। अगर दोस्तों आपके पास कोई इंक्वायरी है या कोई आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं, तो हमारी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको गाइड करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।